स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साइंस बायो परिसंचरण तंत्र का कंप्लीट टॉपिक। और इस परिसंचरण तंत्र से विभिन्न एग्ज़ाम्स जैसे पटवार, रीट, आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम परिसंचरण तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। और इस चैनल के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए परिसंचरण तंत्र के ऊपर। तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है संचरण, और संचरण जो करने वाला तंत्र होता है हमारे शरीर में वो परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र का मतलब हो गया संचरण। और संचरण किस चीज़ का? संचरण दो चीज़ों का, एक तो पदार्थ और एक हो गई ऑक्सीजन। पदार्थ कौन कौन से? पदार्थ आपके उत्सर्जी पदार्थ हो सकते हैं, पचे हुए पदार्थ हो सकते हैं। इन पदार्थों का शरीर के अंगों में पहुंचाने वाला तंत्र ही परिसंचरण तंत्र है। ऑक्सीजन को शरीर के अंगों में पहुंचाने वाला तंत्र परिसंचरण तंत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों। खोज अगर पूछा जाए तो खोज की थी विलियम हार्वे ने। कितने प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जीवों में? तो प्रकार की अगर बात करें तो दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पहला आएगा बंद परिसंचरण तंत्र। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त के प्रवाह के लिए रक्त वाहिनियां पाई जाती है, जैसे समस्त स्तनधारी जीवों में उनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे मनुष्य भी जो होता है, मनुष्य भी आपका स्तनधारी जीवी ही है, तो इनमें भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरा परिसंचरण तंत्र आता है दोस्तों खुला। ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त के प्रवाह के लिए कोई रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती, जिसमें रक्त के प्रवाह के लिए कोई रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है, उसे हम बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र। और ऑर्थोपोडा या कीट वर्ग में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा वो पाया जाएगा दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र। तो ये परिसंचरण तंत्र दो तरह के आपने देखा, बंद और खुला। हमें पढ़ना है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य क्या होंगे परिसंचरण तंत्र के? श्वसन द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन को शरीर के अंगों में पहुंचाना, ये आप लोगों को पता है, अभी देखा। फेफड़ों में जो ऑक्सीजन लेंगे वो अंगों तक जाएगी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों को संबंधित अंग तक पहुंचाना भी परिसंचरण तंत्र का काम होता है। वे ग्रंथियां जो हार्मोन निकालती है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाएगी। आगे इसको कंप्लीट डिटेल अपन लेंगे अंतःस्रावी तंत्र की। तो हार्मोनों को अंगों तक पहुंचाएगा। दूसरा है अंगों में ऊर्जा निर्माण में सहायता करना। ऊर्जा निर्माण में भागीदारी निभाता है परिसंचरण तंत्र ऑक्सीजन को ले जाकर। और चौथा जो इसका काम है उत्सर्जी पदार्थों को वृक्कों तक पहुंचाना। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र में। तो इनको किडनियों तक पहुंचाने में भागीदार होता है परिसंचरण तंत्र। चार अंग परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला हृदय, धमनी, शिरा और चौथा हो जाएगा रक्त। ये चारों अंग अपन पढ़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। कैसे परिसंचरण तंत्र वर्क करता है, कैसे ये काम करता है, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर ही ऊपर आपके फेफड़े लिखा हुआ है। तो जब भी आप श्वसन क्रिया करते हैं, नाक से श्वास लेते हैं, तो वायु अंदर जाती है। और आप लोगों को पता है वायु में होती है ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस आपके फेफड़ों में जाकर भर जाएगी। फेफड़ों के चारों तरफ रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है जिनमें रुधिर बहता है, और ये रुधिर आपके ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है। ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करके ये रक्त जो होता है पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से हमारे बायां आलिंद में आएगा। पल्मोनरी शिरा इसको बोलेंगे, पूछा जा सकता है। फेफड़ों से बायां आलिंद में रक्त किस शिरा द्वारा आता है? पल्मोनरी शिरा। तो इस रक्त को बोला जाएगा दोस्तों शुद्ध रक्त बोला जाएगा। शुद्ध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, इस वजह से शुद्ध इसको बोला जाएगा। और शुद्ध रक्त आपके आ जाएगा बायां आलिंद में। बायां आलिंद के बाद आप देखेंगे कि एक वॉल्व आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर से, इसको बोलेंगे द्विबल्ली कपाट। बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में कौन सा कपाट या वॉल्व पाया जाता है? द्विबल्ली कपाट या बाइकप्सिड वॉल्व। तो सारा रक्त इस वॉल्व के खुलने के कारण बायां
निलय में आ जाएगा, सारा शुद्ध रक्त आ जाएगा बाह्य निलय में। बाह्य निलय का काम होगा रक्त पर दाब लगाने का। रक्त पर दाब लगाने का कार्य जो करता है वो बाह्य निलय करता है, और दाब लगाकर रक्त को अंगों में ये भेजने का कार्य करता है। सारा रक्त आपके आ जाएगा अंगों में। अंगों में आएगा, बाह्य निलय से महाधमनी निकलेगी, महाधमनी आगे जाकर अनेक धमनियों में बटेगी, और ये धमनियों के माध्यम से सारा का सारा रक्त जो होगा वो आपके पहुंचेगा अंगों में। यहाँ पर एक वॉल्व और भी आपको दिख रहा है जिसको अर्धचंद्राकार वॉल्व बोलेंगे। दायां निलय और पल्मोनरी धमनी तथा बायां निलय और आपके महाधमनी के बीच में जो वॉल्व पाया जाएगा वो होगा अर्धचंद्राकार वॉल्व। अब देखिए दोस्तों, अंगों में क्या होता है, अंगों में ऑक्सीजन आएगी, तो अंगों में आपके जो पचित भोजन होता है उससे ग्लूकोज जो होता है वो अंगों में आता है। अब ये ग्लूकोज जो होता है आपके अंगों में ऊर्जा कैसे देगा, जब ये ग्लूकोज तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ये ग्लूकोज जो होगा आपके ऑक्सीजन से क्रिया करके, किससे दोस्तों, जो ऊपर से ऑक्सीजन आ रही है उससे क्रिया करके, ये दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बनाएगा वो है एक CO2 और एक ही आपके बनाएगा ऊर्जा। ध्यान रखिए, बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा नहीं बन सकती। तो ऊर्जा तो हमारे शरीर के काम आएगी, लेकिन एक जो पदार्थ बना है CO2, उस CO2 को वापस फेफड़ों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ये शरीर के बाहर निकाली जाएगी। तो यहाँ से रक्त वापस CO2 को ग्रहण करेगा, और CO2 को ग्रहण करके रक्त आपका, इस अशुद्ध रक्त जो आएगा वो आएगा आपके दायां आलिंद में। अशुद्ध रक्त का मतलब जो जिसमें CO2 उपस्थित है। तो दायां आलिंद जब वापस भरेगा तो आप लोग देख रहे हैं दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में एक वॉल्व है, और ये वॉल्व को बोलेंगे त्रिवल्ली कपाट या थेबेसियन वॉल्व। एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेडी सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था कि थेबेसियन वॉल्व कहाँ पाया जाता है। तो दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में जो वॉल्व होगा थेबेसियन वॉल्व, ये खुलेगा और सारा रक्त आपके दायां निलय में आ जाएगा। निलय का काम भी होगा दाब लगाना। दाब लगाकर ये रक्त को दोस्तों पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेजेगा। पल्मोनरी धमनी में जो रक्त बहेगा अशुद्ध रक्त बहेगा, और सारा का सारा अशुद्ध रक्त आ जाएगा फेफड़ों में। यहाँ पर भी जो वॉल्व आपको दिख रहा है अर्धचंद्राकार वॉल्व, अभी आपको बताया दायां निलय और पल्मोनरी धमनी के बीच में, तो सारा रक्त फेफड़ों में आ जाएगा, और यहाँ से रक्त CO2 छोड़ेगा और ऑक्सीजन ग्रहण करके वापस आपके बायां आलिंद में प्रवेश कर जाएगा। तो ये आपके रक्त के परिसंचरण का चक्र होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पहला पार्ट जो परिसंचरण तंत्र का जो आता है, पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है परिसंचरण तंत्र में, वो होता है दोस्तों आपका हृदय। तो हृदय के बारे में जानकारी अपन देखते हैं, क्या क्या हृदय में इंपॉर्टेंट जानकारी। पहली बात, ये वक्ष में बाईं ओर स्थित होता है और रक्त को अंगों तक पंप करता है। पंप करने का मतलब हो गया मोटर की तरह काम करता है और रक्त को प्रेशर से हमारे अंगों में भेजता है। दूसरा, आकार बंद मुट्ठी के समान इसका होता है। नॉर्मल बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। पुरुषों के हृदय का वजन 300 ग्राम और महिलाओं के हृदय का वजन 250 ग्राम होता है, थोड़ा कम वजन होता है महिलाओं में। तीसरा बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है हृदय मीसोडर्म का बना होता है। अनेक बार, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि हृदय किस चीज़ का बना होता है, याद रखेंगे। चौथा भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हृदय का बाहरी आवरण जो होता है वो एक झिल्ली का बना होता है जिसे पेराकार्डियम कहते हैं। पेराकार्डियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इस पेज का। पेराकार्डियम झिल्ली, जिसको अपन बोलेंगे हृदय का सबसे बाहरी आवरण। ठीक है, अगला आता है मध्य परत को मायोकार्डियम और आंतरिक परत को एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होती है रक्त के संपर्क में ये रहती है, यानी अंदर जिस परत के संपर्क में रक्त रहता है वो होती है एंडोकार्डियम, हृदय की परत। आगे बढ़ते हैं, हृदय में निलय आलिंदों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत और बड़े होते हैं। अभी आपको बताया, डायग्राम में हमने देखा कि निलय जो होते हैं दाब लगाने का कार्य करते हैं। इस वजह से दाब जब ये लगाएंगे तो इनकी आंतरिक पेशीय भित्तियाँ जो होती है वो आलिंदों की अपेक्षा ज़्यादा मोटी होती है। इस वजह से ये ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, क्योंकि ये उच्च दाब सहन कर सकें। और निलय ही क्या करते हैं, रक्त पे दाब लगाकर शरीर के संपूर्ण अंगों तक रक्त को पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य हृदय में 4 वॉल्व या कपाट होते हैं।
जो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। 4 वॉल्व या कपाट, यानी आपने देखा दो तो द्विवलनी, त्रिवलनी और 2 अर्धचंद्राकार वॉल्व जो होते हैं वो आपके हृदय में पाए जाते हैं। 4 वॉल्व पूछा जाता है बहुत बार, तो आप लोग याद रखेंगे। हृदय से जो लबडब की ध्वनि आती है, लबडब की ध्वनि भी इन वॉल्वों के बंद होने से आती है, ये आप लोग याद रखेंगे। जब आलिंद और निलय के बीच के वॉल्व बंद होते हैं, यानी द्विवल्नी और त्रिवल्नी वॉल्व जब बंद होंगे तो लब की ध्वनि आएगी, और जब अर्धचंद्राकार वॉल्व बंद होंगे तब डब की ध्वनि आएगी। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हृदय की धड़कन किसे कहते हैं? शरीर में रक्त संचार की प्रक्रिया हृदय की धड़कन द्वारा संपन्न होती है, यानी धड़कन, जब हृदय धड़केगा तभी रक्त का संचार होगा। प्रत्येक धड़कन की 3 अवस्थाएं होती है, संकुचन एवं शीतलन कहलाती है। और 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? 2 आलिंदों का संकुचन जब होगा पहली अवस्था, 2 नीलियों का संकुचन होगा दूसरी अवस्था, विश्राम काल जो होगा उसको तीसरी अवस्था बोलेंगे। आलिंद 2 बार और 1 बार संकुचन कर फिर शीतलन में आते हैं। ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन किसके द्वारा मापी जाती है? स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के गले में आप लोग देखते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं उसको। भ्रूण का हृदय 1 मिनट में 150 बार, नवजात का 140 बार, 10 वर्ष के बच्चे का 90 बार, वयस्क पुरुष का 70 से 72 बार, वयस्क महिला का हृदय 78 से 82 बार धड़कता है। और एक चीज़ आप लोग और भी याद रखेंगे, हृदय की धड़कन पर मस्तिष्क का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी मस्तिष्क नियंत्रण नहीं रखता है हृदय की धड़कन पर। तो आप लोगों को इस पेज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को याद रखना है। 4 वॉल्व होते हैं और धड़कन जो मापी जाती है आपके स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है। वॉल्वों के बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, कहाँ कौन सा वॉल्व है ये आप लोग याद रखेंगे, और डायग्राम से आप बड़ी आसानी से ये चीज़ें याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हृदय की धड़कन पेस मेकर द्वारा नियंत्रित होती है। पेस मेकर जो होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, और पेस मेकर को साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहा जाता है। SA नोड, SA नोड जो कहा जाता है पेस मेकर को कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित होता है ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये दाएं निलय में स्थित होता है। हृदय की धड़कन को पेस मेकर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, और ये स्थित कहाँ होगा दोस्तों? दाएं निलय में स्थित होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें आप। हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगते हैं, और हृदय से संबंधित जो जांच होगी उसको अपन बोलेंगे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय से ही संबंधित होती है। फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि किससे संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं। हृदय रोग, हृदय की पेराकार्डियम झिल्ली में संक्रमण के कारण जो होती है सूजन जो आती है उसे पेराकार्डियोस्टिस कहते हैं। पेराकार्डियम झिल्ली में जो सूजन आएगी उसको पेराकार्डियोस्टिस बोलेंगे। जब संक्रमण के कारण वॉल्व ठीक से काम नहीं करे उसे रूमेटिक कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहला हृदय का सफल प्रत्यारोपण जो किया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नौड द्वारा किया गया था, और भारत में सबसे पहले डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर याद रखने लायक है आपके पेसमेकर और ECG, और हृदय को एक बार धड़कने में लगा समय जो होता है 0.8 सेकंड। कभी कभार ये सफल प्रत्यारोपण से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऐसा हृदय जो केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। पूछा जाता है वीनस हृदय किस में पाया जाता है? मछलियों में। और वीनस हृदय जो वो होता है जिसमें अशुद्ध रक्त पंप करता है। हमारा हृदय दोनों तरह के रक्त को पंप करता है, शुद्ध भी अशुद्ध भी। और मछलियों का हृदय जो होता है वो केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है, उसे ही हम कहेंगे वीनस हृदय। और पूछा जाता है वीनस हृदय किस में मिलता है, तो वीनस हृदय पाया जाएगा दोस्तों मछलियों में पाया जाएगा। और कितने कक्षीय होता है? जैसे हमारा हृदय 4 कक्षीय होता है, बाएं आलिंद, दाएं आलिंद, बाएं निलय, दाएं निलय। मछलियों का हृदय होता है द्विकक्षीय, एक आलिंद और एक निलय इसमें केवल पाया जाता है। इसी के साथ आप कुछ जीवों के और भी याद रखेंगे कि किस जीव का हृदय कितना कक्षीय होता है। कुछ जीवों का याद रखना है आपको, जैसे एम्फीबिया वर्ग जो आप देख रहे हैं, एम्फीबिया वर्ग उभयचर वर्ग होता है। जैसे मेंढक, मेंढक का हृदय होता है त्रिकक्षीय। पक्षी वर्ग का हृदय होता है 4 कक्षीय। और रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग के जंतुओं का हृदय जो होता है त्रिकक्षीय होता है। पर अपवाद, मगरमच्छ भी सरीसृप वर्ग का ही जंतु है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय जो होता है
4 कक्षीय होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। कॉकरोच का हृदय जी हाँ छोटा सा होता है, लेकिन इसका हृदय होता है 13 कक्षीय। हार्मोन्स भी आप लोग याद रखेंगे। धड़कन पर हार्मोन कौन से नियंत्रण रखते हैं? एड्रीनलिन और थायरोक्सिन हार्मोन। अगर रक्त की अम्लीयता बढ़ेगी यानी पीएच घटेगी रक्त की, तो हृदय की धड़कन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये था दोस्तों आपके हृदय के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमारे हृदय के बारे में हमने देखे। नेक्स्ट जो अंग आपके सामने आएगा हृदय के बाद जो दूसरा अंग आता है वो है धमनियाँ। दूसरा इंपॉर्टेंट अंग जो परिसंचरण तंत्र का आता है वो है दोस्तों क्या? धमनियाँ। धमनियाँ किसे कहेंगे? आप लोगों ने देखा डायग्राम से आपको पता लगेगा। वे रक्तवाहिनियाँ जो हृदय से शरीर के संपूर्ण अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाती है उन्हें धमनियाँ कहते हैं। शुद्ध रुधिर जो पहुंचाएगी हृदय से शरीर के अंगों तक वो क्या कहलाएगी दोस्तों? धमनियाँ कहलाएगी। इसके साथ आप लोग याद रखेंगे धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक अपवाद था पल्मोनरी धमनी। आपको डायग्राम में पता होगा दायां निलय से फेफड़ों तक जो रक्त लेकर जाती है वो पल्मोनरी धमनी है, और उसमें जो रक्त बहता है वो कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दायां निलय से फेफड़ों तक रक्त कौन लेकर जाती है? पल्मोनरी धमनी लेकर जाती है। अगला है धमनियों का रंग लाल होता है और त्वचा में गहराई पर होती है। ये हमको दिखाई नहीं देती, इनमें दाब ज़्यादा होता है, इस वजह से गहराई पर होती है। धमनियों की पेशीय भित्तियाँ शिराओं की अपेक्षा कैसी होती है? मोटी होती है दोस्तों, क्योंकि इनमें रक्तदाब भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बायां नीले से प्रेशर लगाकर रक्त को अंगों में भेजा जाता है धमनियों के माध्यम से। तो ये धमनियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं और क्या क्या चीज़ें धमनियों के बारे में इम्पोर्टेंट हो सकती है ये अपन पॉइंट में देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी या एओर्टा भी इसी को कहा जाता है। सबसे बड़ी धमनी जो होती है महाधमनी, आपने देखा बायां निलय से निकलती है। डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं। सबसे छोटी धमनी जो होती है वो होती है फ्रेनिक धमनी, और यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। डायफ्राम में रक्त जो लेकर जाती है वो सबसे छोटी धमनी होती है। डायफ्राम कहाँ होता है दोस्तों? फेफड़ों में होता है, और फेफड़ों में रक्त को ले जाने वाली जो धमनी होती है वो आपके होती है फ्रेनिक धमनी। ये आप लोग याद रखेंगे। कुछ और धमनियों के बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी जो होती है उसको कहेंगे कोरोनरी धमनी, और इसमें रुकावट से दोस्तों हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोरोनरी धमनी में रुकावट से हार्ट अटैक आता है। दूसरा भी बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, रक्तदाब जो मापा जाता है ब्रेंकियल धमनी का, और ब्रेंकियल धमनी आपके रक्त पहुंचाएगी हाथों तक। हाथों तक रक्त पहुंचाती है। स्पिगमोमेनोमीटर आपको पता होगा, रक्तदाब मापने का यंत्र हाथों में ही लगाया जाता है। इसके अलावा अन्य थोड़ी इंपॉर्टेंट धमनियाँ आपके हो सकती है, कैरोटिड धमनी सिर को, रीनल धमनी किडनी को, हेपेटिक धमनी लीवर को, और फिमोरल धमनी टांगों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। ये धमनियों के बारे में जानकारी जो थी ये आप लोगों को याद रखनी है। धमनियों में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे, महाधमनी और अन्य धमनियाँ आपको याद रखनी है दोस्तों। तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट जो आता है परिसंचरण तंत्र में वो होता है शिराएं। परिसंचरण तंत्र का तीसरा पार्ट, वे रक्तवाहिनियां जो अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती है शिराएं कहलाती है। अशुद्ध रक्त जो पहुंचाएगी शिराएं कहलाएगी। शिराओं में कौन सा रक्त बहेगा? इसका मतलब आपको पता है, अशुद्ध रक्त शिराओं में बहेगा। शिराओं में केवल अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा स्टार्टिंग में डायग्राम में हमने देखा था, पल्मोनरी शिरा शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो फेफड़ों से बायां आलिंद तक रक्त लेकर आती है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ लेकर आएगी रक्त? फेफड़ों से बायां आलिंद तक रक्त लेकर आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपवाद है ये। आगे बढ़ते हैं। शिराओं का रंग नीला होता है क्योंकि इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहेगा? इनमें अशुद्ध रक्त बहेगा, इस वजह से CO2 के कारण इनका रंग होता है नीला। नेक्स्ट पॉइंट है, इंजेक्शन भी शिराओं में ही लगाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है, सबसे बड़ी शिरा पश्चिमाशिरा
और सबसे छोटी शिरा एजाइक्स शिरा होती है। तो ये था दोस्तों परिसंचरण तंत्र के बारे में 3 अंग आज हमने पढ़े हैं। चौथा अंग जो रक्त है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इस वजह से इसका हम आगे के वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे रक्त के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में। सब नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब पर आएंगे सबके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और इसी तरह से हम परिसंचरण तंत्र का जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।